नमस्कार, मैं डॉक्टर वंदना परोहा, सहायक प्राध्यापक शिक्षा संकाय जीएस कॉलेज जबलपुर से। आज मैं आपको भाषा कौशल के प्रकारों के बारे में बताने जा रही हूँ। उससे पहले आपको मैं बता दूँ कि भाषा के दो रूप होते हैं, पहला मौखिक और दूसरा लिखित। उसी तरह हम अपने विचारों को भी दो रूपों में व्यक्त करते हैं, पहला बोलकर और दूसरा लिखकर। जब हम अपने विचारों को बोलकर व्यक्त करते हैं तो उसे मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं, और जब हम लिखकर अभिव्यक्त करते हैं तो उसे लिखित अभिव्यक्ति कहते हैं। अब हम बता दें कि भाषा कौशल के 4 प्रकार होते हैं। पहला श्रवण कौशल, दूसरा वाचन कौशल, तीसरा पठन कौशल और चौथा लेखन कौशल। तो आज हम भाषा कौशल के आखिरी कौशल लेखन कौशल के बारे में अध्ययन करेंगे और जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखें कि लेखन क्या है। तो प्राचीन काल में मानव को अपने विचारों को सुरक्षित और स्थायी बनाने की आवश्यकता हुई तो उसने लिपि का आविष्कार किया और उसने अपने विचारों को और भावों को रेखाओं द्वारा, चित्रों और चिन्हों द्वारा व्यक्त किया। उसे लिपि कहा गया। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। इसकी यह विशेषता है कि इसमें ध्वनि व प्रतीक में एकता होती है, अर्थात जो बोला जाता है वही लिखा जाता है और वही पढ़ा जाता है। संसार की अन्य लिपियों में यह विशेषता नहीं पाई जाती। उदाहरण के तौर पे हम देखें तो इंग्लिश में CUT को कट और PUT को पुट पढ़ा जाता है। अब हम आते हैं लेखन के अर्थ पर। तो भाषा की ध्वनियों को लिपिबद्ध करना लिखना है। सामान्य रूप से कहा जाए तो शब्दों द्वारा लिखकर अपने विचार तथा भाव प्रकट करना लेखन है। लेखन के अंतर्गत सुडौल एवं अच्छे वर्णों में लिखना भी शामिल है। इसे हम इस तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं कि उच्चारित ध्वनियों को प्रतीकों के रूप में व्यक्त करना लेखन है। लिखित अभिव्यक्ति के अनेक रूप होते हैं। देखिए, आप देख सकते हैं इस तरीके से, जैसा मैंने बताया है कि पहला पत्र लेखन, निबंध लेखन, आत्मकथा लेखन, जीवन चरित्र लेखन, कहानी लेखन, संवाद लेखन एवं अन्य लेखन। इसके बाद हम देखें इसके उद्देश्य। तो उद्देश्यों के अंतर्गत पहला है विद्यार्थियों को लेखन कला का पूर्ण परिचय देना, जिससे वे अपने भाव विचार को मूर्त रूप दे सकें। दूसरा है कि छात्रों को सुंदर स्पष्ट अक्षर लिखने में तथा सुलेख, प्रतिलेख, अनुलेख और श्रुतलेख लिखने में निपुण बनाना। दूसरों के भावों को ध्वन्यात्मक शब्दों को लिपिबद्ध कर सके। छात्रों को शुद्ध वर्तनी, वाक्य रचना, विराम चिन्हों आदि का ज्ञान कराना और छात्रों में स्वतः लेखन की क्रिया में रुचि उत्पन्न करना। इसके बाद हम आते हैं इसके महत्व पर। भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए जिस प्रकार किसी भाषा का सुनना, बोलना, पढ़ना महत्व रखता है, उसी प्रकार लेखन का भी अपना महत्व है। इसे नकारा नहीं जा सकता और ना ही इसकी उपेक्षा की जा सकती है। निम्न बिंदुओं द्वारा हम इसके महत्व को और स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। तो पहला है कि लिखित अभिव्यक्ति के माध्यम से हम विचारों को सुरक्षित रख सकते हैं, स्थायित्व प्रदान कर सकते हैं और दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। दूसरा है लिखित भाषा ही साहित्य के भंडार में वृद्धि करती है। यदि लिपि ना होती तो साहित्य भी ना होता। कार्यालयों तथा न्यायालयों के रिकॉर्ड, निर्णय, नियम लिखित भाषा में ही होते हैं। लिखित भाषा से हमारी सभ्यता, संस्कृति, धरोहर को, ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाना, अतीत के इतिहास को समझना, उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करना तथा संसार के विभिन्न देशों के परस्पर संबंध भी लिखित भाषा के माध्यम से ही संभव है। किसी राष्ट्र का कितना उच्च स्थान है यह उसके लिखित साहित्य से ही पता चलता है। और आखिरी में अगर हम देखें तो लिखित भाषा विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। अब हम आते हैं लेखन कौशल की विधियों पर। वर्णों को लिखना सिखाने की वैसे तो कई विधियां प्रचलित हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण विधियां जिनके बारे में बताने जा रही हूँ वे निम्न हैं। पहला है रूपरेखा अनुकरण विधि, दूसरा है अनुकरण विधि, तीसरा है मॉन्टेसरी विधि, चौथा है जैकोटॉट विधि, पांचवा है पेस्टोलॉजी की रचनात्मक विधि और छठवां है चित्र विधि। अब क्रमवार हम इनके बारे में जानेंगे। तो पहली है रूपरेखा अनुकरण विधि। इस विधि में शिक्षक स्लेट पर, कॉपी पर या श्याम पट्ट पर चौक या पेंसिल से
इस तरह से वर्ण लिख देता है। देख सकते हैं आप, छात्र उन लिखे वर्णों या निशानों पर पेंसिल या चौक फेरता है जिससे शब्द उभर कर आ जाते हैं। इस प्रकार बालक वर्णों को लिखना सीख जाता है। यह नर्सरी क्लास में उपयोगी होते हैं और इस तरह की आजकल मुद्रित पुस्तिकाएं भी मिलती हैं। दूसरी विधि है अनुकरण विधि। इस विधि में शिक्षक श्याम पट पर या कॉपी पर कुछ शब्द या वर्ण लिख देता है। बालक लिखे गए वर्णों या शब्दों को देखकर अनुकरण करके स्वयं लिखता है। इस तरह की पुस्तिकाएं भी मिलती हैं जिनकी प्रथम पंक्ति लिखी होती है और शेष पूरा पृष्ठ जो है वो खाली रहता है। विद्यार्थी अनुकरण करके स्वयं लिखता है। तीसरी विधि है मॉन्टेसरी विधि। यह सबसे प्राचीन विधि है। इस विधि में सबसे पहले गत्ते या लकड़ी के बने अक्षरों पर हाथ फेरने को बच्चे को कहा जाता है। जब उनकी उंगलियां सध जाती हैं तब स्वतंत्र रूप से उनको लिखने के लिए कहा जाता है। अगली विधि है जैकार्ट विधि। इस विधि में बालकों के समक्ष शिक्षक श्याम पट पर या कॉपी पर एक पूरा वाक्य लिख देता है। बालक अनुकरण करके उसका एक एक शब्द लिखता है और फिर मूल वाक्य से मिलाकर स्वयं उसकी अशुद्धि का पता लगाकर उसे दूर करता है। अंत में अध्यापक बालकों को स्मृति के आधार पर संपूर्ण वाक्य लिखने के लिए कहता है। छोटे बालकों के लिए यह विधि जटिल और कठिन होती है। अगली विधि है पेस्टोलॉजी की रचनात्मक विधि। पेस्टोलॉजी की यह विधि सरल से कठिन सूत्र पर आधारित है। इस प्रणाली में सबसे पहले अक्षर लिखना सिखाया जाता है। सबसे पहले अक्षरों की आकृति को भिन्न भिन्न टुकड़ों में तोड़ लिया जाता है। फिर टुकड़ों के योग से उस अक्षर की रचना करना सिखाया जाता है। अगली विधि है चित्र विधि। यह विधि भी बहुत पुरानी विधि है। वास्तव में लिपि का विकास चित्रों की सहायता से ही हुआ है। इस विधि की सहायता से खेल खेल में बच्चों को वर्ण रचना सिखा दी जाती है। अब हम देखेंगे लेखन के प्रकार। तो लेखन 4 प्रकार के होते हैं: सुलेख, अनुलेख, प्रतिलेख और श्रुत लेख। तो सबसे पहले हम देखेंगे सुलेख। सुधन लेख बराबर अच्छा लेख। ऐसी लिखावट जिसे भली भांति पढ़ा जा सके, समझा जा सके, उसे सुलेख कहते हैं। जैसे लड़ी में पिरोए मोती सुंदर और आकर्षक लगते हैं, उसी प्रकार सुलेख में आकर्षण होता है। अब देखिए, सुलेख करते समय बैठने का तरीका कैसा होना चाहिए। तो बिना झुके सीधे बैठना चाहिए तथा आँखों व कॉपी के बीच में 1 फुट की दूरी अवश्य होनी चाहिए। कलम को भी ठीक ढंग से पकड़ना चाहिए क्योंकि इससे लेख की गति और सुंदरता पर प्रभाव पड़ता है। इसके बाद आते हैं हम अक्षरों की सुंदरता और सुडौलता पर। तो अक्षर ना बहुत छोटे होने चाहिए, ना बहुत बड़े होने चाहिए। अक्षर के प्रत्येक अंक का अनुपात ठीक ठीक होना चाहिए और 2 शब्दों के मध्य कम से कम 1 अक्षर का अंतर होना चाहिए। अब हम देखें सुलेख का महत्व क्या है। तो परीक्षा में सुलेख लिखने पर अच्छे अंक मिलते हैं और परीक्षक की दृष्टि भी सर्वप्रथम सुंदर लेख पर जाती है। व्यावसायिक संस्थानों में सुलेख को ही महत्व दिया जाता है। महापुरुषों ने भी सुलेख को अच्छा माना है, समझा है। गांधी जी ने कहा है कि हस्तलिपि का खराब होना अधूरे शिक्षण का द्योतक है। इसके बाद हम देखें कि सुलेख का उद्देश्य क्या है। सुंदर, स्पष्ट और सुडौल अक्षर लिखें। लिखते समय उचित गति बनाए रखें। अब देखें हम कि सुलेख का संशोधन करते समय क्या ध्यान रखना चाहिए। तो जहाँ तक हो सके छात्रों के सामने संशोधन किया जाना चाहिए। अगर ना संभव हो तो अध्यापक को अशुद्ध का शुद्ध रूप मार्जिन के पास लिखना चाहिए या गलत जहाँ अशुद्ध रूप लिखा है उसी अक्षर के पास लिखना चाहिए और लाल पेन से संशोधन करना चाहिए जिससे अलग से दिखाई दे जाए कि उसने कहाँ पर अशुद्धि की है। इसके बाद हम देखें सुलेख का मूल्यांकन। तो मूल्यांकन करते समय में 2 बातों पर ध्यान देना चाहिए, एक लेख की गति पर और दूसरा लेख की गुणवत्ता पर। इसका दूसरा प्रकार है अनुलेख या अनुलिपि। अनुलेख का तात्पर्य है कि बालक द्वारा शिक्षक के आदर्श लेख का हूबहू अनुकरण करना। प्रारंभिक कक्षाओं में अध्यापक श्याम पट पर या कॉपी पर अक्षर या शब्द लिख देता है और बालक उसे देख देख कर वैसा ही लिखने का प्रयास करता है
और उतने ही बड़े अक्षर या शब्द लिखता है जितने शिक्षक ने लिखे हैं। आजकल अनुलेख के लिए मुद्रित पुस्तिकाएं भी मिलती हैं। इनके ऊपर की पंक्ति में सुंदर समानुपाती बड़े बड़े अक्षर या शब्द वाक्य लिखे होते हैं। नीचे की पंक्ति में बिंदुओं के माध्यम से अक्षरों की रूपरेखा बनी होती है। बालक उस पर पेन पेंसिल फेरता है या 2 या 3 लाइन में लिखा होता है। नीचे की पंक्ति खाली रहती है। छात्र स्वयं मुद्रित अक्षर के अनुसार लिखता है। अनुलेख का प्रारंभिक कक्षाओं में बहुत महत्व है। आप देख सकते हैं इस तरीके से लिखा रहता है। इसका तीसरा प्रकार है प्रतिलेख या प्रतिलिपि। इसे हम अनुलेख का उन्नत रूप भी कह सकते हैं। इसमें थोड़ा अंतर होता है। अनुलिपि में शिक्षक या मुद्रित पुस्तिका के लेख का अनुकरण किया जाता है, जबकि प्रतिलिपि में पाठ्यपुस्तक या पत्र पत्रिका के किसी भी अंश का अनुकरण किया जाता है। अनुलिपि में अक्षर या शब्द उतने ही बड़े होते हैं जितने शिक्षक ने बताए हैं या उसने लिखे हैं, जबकि प्रतिलिपि में यह बात लागू नहीं होती, अर्थात वो अपने हिसाब से छोटे बड़े अक्षर लिख सकता है। इसके लाभ भी होते हैं, जैसे कि पहला है लेख सुंदर बनता है, भाषा का ज्ञान बढ़ता है, नए शब्द और वाक्यों से परिचित होते हैं, शुद्ध लेख लिखने की आदत का विकास होता है। इसका आखिरी प्रकार है श्रुत लेख। शुद्ध लेख शुद्ध धन लेख अर्थात सुनकर लिखना। इसमें अध्यापक बोलता जाता है और छात्र सुनकर लिखता जाता है। श्रुत लेख का भाषा शिक्षण में अपना महत्व है, क्योंकि इसमें बच्चे की कई इंद्रियां जैसे आँख, कान, हाथ सक्रिय भूमिका निभाते हैं। श्रुत लेख में बच्चों को अध्यापक के बोलने की गति के साथ साथ लिखना होता है। श्रुत लेख के लिए आवश्यक है कि अध्यापक पाठ्य पुस्तक में से कठिन के स्थान पर सरल अंश चुने, जिससे अशुद्धियाँ कम से कम हों। श्रुत लेख में अध्यापक द्वारा अशुद्धियाँ जांचने के बाद शुद्ध रूप में लेखन का अभ्यास कराया जाना चाहिए। अब श्रुत लेख के चयन में कुछ सावधानियाँ रखनी चाहिए, जैसे बच्चों की रुचि और ज्ञान के स्तर को ध्यान में रखा जाए। अध्यापक का उच्चारण शुद्ध और स्पष्ट होना चाहिए। उनके अध्यापक के बोलने की गति जो है ना ही बहुत तेज़ी से होनी चाहिए, अर्थात बहुत जल्दी जल्दी नहीं बोलना चाहिए, और ना ही बहुत धीमी गति से बोलना चाहिए। और मूल्यांकन करने के बाद अशुद्धियों को ठीक करवाकर उनका अभ्यास करवाना चाहिए। और बच्चों के आयु और ज्ञान के स्तर को देखते हुए गद्यांश का चयन करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे की जानकारी के लिए आप इसी चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।